आज का जो प्रश्न है आप लोग का वो है प्रश्नावली 2.1 जो कि क्लास 10th का है। प्रश्नावली 2.1 जो कि अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं पीछे का 1.1 1.2 1.3 1.4 तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहां से आप वीडियो देख सकते हो, नहीं तो आप हमारे चैनल पे से भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन आप डिस्क्रिप्शन को भी चेक करके एक बार देखा करिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हो सकता है लिंक आपको मिल जाएगा और वहां से आप उस वीडियो को आप देख सकते हो, पीछे वाले सारे वीडियो को। ठीक है, और नहीं तो अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को नहीं लाइक किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे आज समझने वाले प्रश्नावली 1.4 क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है ना, तो किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति इतना में दिया है। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं इस प्रश्न को हल करने से पहले, ये प्रश्न है नहीं, बस 1 मिनट का सवाल है। ठीक है, 1 मिनट में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न है ये। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद, क्योंकि हम आपका जो चैप्टर ये पढ़ रहे हैं ना 2.1 जो चलने वाला है, 2.1 2.2 इस सब जो भी, वो आपका बहुपद पढ़ना है। ठीक है, बहुपद कहते किसको हैं? ठीक है, बहुपद कहते किसको है? तो देखें यहाँ पर जी, बहुपद में होते हैं चर। क्या होता है? बहुपद। बहुपद मिलकर बना होता है चर और अचर से। किससे मिलकर बना होता है? चर। एक होता है चर और एक होता है अचर। क्या होता है बच्चों? एक होता है चर, चर, और एक होता है अचर। ठीक है, अब चर किसको बोलते हैं, अचर किसका बोलते हैं? ठीक है ना, ये सवाल आता है। तो देखिए, चर उसको बोलते हैं जिसका मान अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, यानी कि बदला जा सकता है। समझ में आ रहा है कि चर का मान क्या होता है? बदला जा सकता है, कुछ भी रख सकते हैं वहां पे। ठीक है, जैसे कि इसको अभी हम x यहाँ पे ले लें। ठीक है, और अचर का मान जो आपका सेम हो, एक ही हो। क्या हो? एक हो, जो ना बदल सकते। जैसे कि 4, ये क्या है? सेम है, यहाँ पे 5 नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, ABCD में कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात है? तो आपका ABCD के जो भी अल्फाबेट होते हैं उसको हम चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। और जो आपका नंबर होता है ना उसको हम बोलते हैं अचर। समझ में आ रही बात है अच्छे से? चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो समझ गए कि चर और अचर। अब इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा बन जाता है 4x बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? 4 और यहाँ से x, 4x हो गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं चर, बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। ये दोनों जो मिला ना और जो बना उसको हम बहुपद बोलते हैं। अब बहुपद ही बहुत तरह के होते हैं। एक पद बहुपद भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और इस तरह से। ठीक है, तो जैसे कि ई है जो आपका एक पदी बहुपद है, इसमें केवल एक पद है। कितने पद है? एक पद है। लेकिन इसी को हम ऐसे प्लस में करके 4 लिख दें तो ये 2 पद बन गया। कितने पद बन गए? 2 पद। अच्छा, आप बोले सर कि ये 4x था तो हमारा बहुपद था। ठीक है, तो क्या सिर्फ 4 रहेगा तो वो बहुपद नहीं है? है, लेकिन ये अचर बहुपद है। क्या है? अचर बहुपद, क्योंकि ये सिर्फ अचर वाला है। क्या है? अचर वाला। तो अचर वाला भी बहुपद होता है, लेकिन अचर वाला बहुपद कहने का मतलब है कि बहुपद है, लेकिन ये कौन सा बहुपद है? तो अचर बहुपद है। ठीक है, अब एक्स भी तो बहुपद है सर, खाली एक्स रहेगा तो बहुपद बोलेंगे, दम बोलेंगे, लेकिन हाँ, ये चर बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चर बहुपद। ठीक है, अल्फाबेट में से जो भी रहते हैं अगर सिर्फ वो एक सिंगल है तो उसको भी बोलेंगे, लेकिन उसको चर बहुपद बोलेंगे। और अगर नंबर में से कोई एक है सिर्फ तो उसको बोलेंगे बहुपद, लेकिन कौन बहुपद बोलेंगे? तो अचर बहुपद बोलेंगे। समझ में आ रही बात है? अब चलिए समझते हैं कि एक पदी बहुपद क्या है। तो एक पदी तो बहुपद तो बता दिए ना कि अगर सिर्फ उसका एक पद है, यानी कि सिर्फ एक लिखा हुआ है, जैसे कि 4 है या 4x ही हो गया या 7x हो गया या कुछ भी हो गया, 8x हो गया, कुछ भी, जैसे कि √2 और फिर बाहर में x लिखा हो तो उसको भी हम एक पद बहुपद बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। कि उसमें कितने पद हैं? पदों की संख्या एक रहेगा। पदों की संख्या कितने रहेंगे? एक रहेंगे। तो एक पदी बहुपद अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं, इसको भी समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए समझते हैं द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं। तो द्विपदी बहुपद उसको बोलते हैं जिसमें 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद। अभी तो एक पद में एक पद था, जैसे 4x, अब इसमें होगा 2 पद, यानी 4x प्लस में 2 रहेगा। ठीक है, तो इसको हम द्विपदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दें तो भी चलेगा,
और 2 रहेगा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे लिखे तीन पदी बहुपद, जैसे में कि 7x प्लस 5y और प्लस में 4, ये 3 तरह के हो गए। 3 पद हो गए। क्या पद हुआ? एक पद, द्विपद, तीन पद। यानी देखो यहाँ पे 1 गो 2 3, 3 गो है ना, तो उसको हम 3 पद बोलेंगे, 3 पद बहुपद बोलेंगे, 3 पदी बहुपद। समझ में आ रही बात है? अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक पद क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, तीन पद क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग तो बहुपद को समझे कि एक पद, द्विपद और तीन पद, है ना, बहुपद। लेकिन एक चीज और होता है, बहुपद को हम घात के रूप में भी व्यक्त करते हैं कि एक घात, घात के मतलब कि एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, एक घात नहीं बोलते लेकिन एक घात को हम चार बहुपद बोलते हैं। ठीक है, और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस तरह से समझते हैं। सुने होंगे आप लोग भी। तो देखिए, चार बहुपद किसको बोलते हैं? जिसका पावर जैसे कि एक्स है, तो एक्स क्या है? एक्स का पावर एक है ना, ऊपर पावर में एक रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। या तो समझो कि एक दिया हुआ है या तो ना दिया रहेगा, तो आप समझिए कि वहां पे पावर एक दिया है। और जब दिया है या ना दिया हो तब पर भी समझिए कि एक है, और एक रहेगा तो वो आपका चार बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चार बहुपद कहलाएगा। और जैसे में कि यहाँ पे 5 लिख दें तो भी आपका एक पदी बहुपद है। क्या पदी बहुपद है? एक घात बहुपद है। के घात? एक घात बहुपद है। ठीक है, देखिए कोई भी बहुपद है उसमें अधिकतर घात क्या हुआ है वो देखा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहे होंगे। जैसे 7x लिखा है तो इसमें अधिकतर घात कितना है? यहाँ पे एक है छुपा हुआ, है ना, एक तो रहता है ये ऑटोमेटिक, तो वो आपका एक है, तो वो आपका एक घात बहुपद हो गया। अब द्विघात की बात करें तो 2x स्क्वायर प्लस में 3, ये क्या आपका द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। एक और एग्जाम्पल ले, 3x के पावर 2, 3x के पावर 2 और माइनस में 5, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं त्रिघात बहुपद क्या है। तो त्रिघात में अधिकतर घातों की संख्या घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, द्विघात में अधिकतर घात का मान कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और चार बहुपद में अधिकतर घात एक ही रहना चाहिए। ठीक ना, तो यहाँ पर जी समझ गए। द्विघात त्रिघात समझते हैं, तो त्रिघात में हम लिखेंगे x के पावर 3 प्लस में 4x और प्लस में 2, ये क्या है? अधिकतर घात देखिए 3 है कि ना, यहाँ पे भी आपको 3 नजर आ रहा है, तो ये आपका त्रिघात बहुपद है। ठीक है, इसी को फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में 4, तो ये क्या है? इसका भी देखिए यहाँ पे भी घात दिख रहा होगा 2, लेकिन अधिकतर घात कितना है? तो 3, तो ये हमारा कहलाएगा त्रिघात बहुपद। चलिए, अब ये चीज अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे कि बहुपद क्या है और फिर बहुपद कितने तरह के होते हैं। तो बहुपद मतलब कि बहुपद एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, यहीं तक आपको पूछा जाता है। ऐसे तो बहुपद को आप बहुत तरह के लिख सकते हो, जैसे कि पद में तो आप कितना भी बांट सकते हो ना, उस तरह से आपको दिया हुआ भी हो सकता रहेगा भी, और क्वेश्चन वैसा आएगा तो टच कर लेंगे, वहां पे आपको बता देंगे। ठीक है, और घात में भी देख लिए कि अगर एक घात है, अधिकतर घात एक है तो उसको हम बोलेंगे चर बहुपद, अधिकतर घात 2 है तो उसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद, अगर अधिकतर घात 3 है तो उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद, और 4 रहेगा तो आप क्या बोलेगा? वो आप मतलब कि 4 तो देखते नहीं है, लेकिन 4 रहे त्रिघात रहेगा तो त्रिघात बोलेंगे, 4 रहेगा तो चतुर्थ बोलेंगे, है ना। ये है। चलिए, अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। बोल रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर दिया हुआ है पी एक्स। क्या बोल रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए, पी एक्स के लिए, ठीक है, पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 यहाँ पे लिखा हुआ है, के लिए क्या लिखा हुआ है? 2.10 लिखा है, यानी कि 2.10 में दिया गया। 2.10 इस आकृति जो है ना ग्राफ था, उसका नाम था। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति जैसा भी आपका फिगर है, स्थिति जो भी है, उसमें आपको एक्स का क्या बोल रहा है? प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है बच्चों? प्रत्येक स्थिति में आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं। लेकिन शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए जानते हो क्या करना पड़ता है? यहाँ पे हमको देखना पड़ता है कि x क्या बोला है? पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। अब पी एक्स कहने का मतलब क्या है कि p, देखो यहाँ पे आपका
जो लाइन होता है ना ऐसे ऐसे, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ से यहाँ जो ऐसे ऐसे लाइन होता है, इधर एक्स होता है और इधर एक्स डैक्स होता है, इधर प्लस होते हैं, इधर माइनस होते हैं। ठीक है, ये आप ग्राफ जब हम मैथ पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे। देखिए इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, और इधर होता है आपका ऊपर की ओर प्लस होता है और नीचे की ओर आपका माइनस होता है। इधर एक्स होता है और इधर एक्स डैक्स, वाई वाई डैक्स। समझ में आ रही बातें? एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इधर एक्स डैक्स, वाई वाई डैक्स, प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जी, हम यहाँ पे बीच में होता है जीरो। क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा जाता है। इधर से भी 1 2 3 4 5 लिखा जाता है। अब जब ग्राफ मैथ बनाएंगे ना, इसके बाद प्रश्नावली आगे चल मतलब कि प्रश्नावली जो मतलब आगे मैथ जो आने वाले हैं तो उसको सिद्ध करेंगे, बनाएंगे तो हम आपको अच्छे से बता ला देंगे। ठीक है, अभी चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि x और यहाँ पे भी x डेक्स, यहाँ y y, तो y का बात किया गया है? नहीं किया गया। y बराबर बोल रहा है px है। क्या है? y बराबर px है, और का ग्राफ नीचे आकृति इतना में दिया गया है। ठीक है, और इसका जो है ग्राफ नीचे दे है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात करना है। जैसा भी स्थिति है उसमें आपको px का शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? px का शून्य। यानी कि देखिए यहाँ पे जी टर्च देखिए तो एक्स में कहीं पे टर्च है, ये लाइन आपका एक्स है ना, एक्स से एक्स डैश, यहाँ से एक्स डैश है ना, तो इसमें कोई ये वाला लाइन टर्च हुआ है? ये वाला जो कि आपका देखो ये आपका शुरू से रहता है। ठीक ना, ये आपका ग्राफ में ऐसे रहता है। ठीक है, और इसमें आप कहीं पे भी टर्च नहीं है, और टर्च नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसमें शून्य का मान जीरो है। कितना है? जीरो। तो आप जीरो आंसर कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप शून्य लिखिए। क्या लिखिए? शून्य। ठीक है, शून्य आप लिख सकते हो। ठीक है, शून्य। अब इसमें समझते हैं, शून्य सब हो गया। ठीक है, अब इसमें समझते हैं दूसरा में। तो दूसरा में देखिए एक्स में कहाँ पे टकरा है? यहाँ तो वाई में टकरा है ना, वाई में यहाँ पे कटा है। वाई का नहीं देखना है हमको, एक्स का देखना है। तो यहाँ पर जी एक है यहाँ पे और यहाँ पे है, तो हमको एक होगा आंसर। क्या होगा? एक हो जाएगा इसका। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एक कटा है और यहाँ पे एक कटा है और एक यहाँ, तो तीन है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसे आया है और यहाँ पे कटा है और फिर नीचे से ऊपर की ओर गया है और फिर कट गया। ठीक है, तो यहाँ जब फिर से कटा तो क्या बोलेंगे कि दो होगा। कितने? दो हो गए ना, आपका यहाँ एक और एक दो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं। तो एक यहाँ से और एक यहाँ से दो हो गए और तीन हो गया और एक चार हो गए। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? चार हो गया। क्या हो गया? चार। अब इसमें आते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत होगा क्या? दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपको यहाँ से ऐसे गया है और एक बार यहाँ तो कट गया, फिर ऐसे ऐसे यहाँ गया ना, तो नीचे नहीं गया, नीचे की ओर नहीं गया। जैसे कि इसमें था नीचे गया था तो फिर ऊपर गया था, नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे भी देखिए नीचे से ऊपर गया, लेकिन इसमें सिर्फ टच कर कर छू कर जा रहा है, तो एक ही होगा। ठीक है, और एक यहाँ पे होगा, तो एक दो तीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तीन हो जाएगा ना। अगर देखिए यहाँ पे कहीं पे अगर टर्च करके जा रहा है, अगर यहाँ से नीचे से टर्च करके जाता तो उसको हम दो लिखते, और दो लिखते तो आंसर चार होना चाहिए। लेकिन फिगर में इस तरह से दिया हुआ है ना कि हमको समझ में थोड़ा सा भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को कंफर्म कर देते हैं कि इसका आंसर क्या है। उसके बाद फिगर के अनुसार तो हम देख रहे हैं कि नहीं होगा, नहीं टर्च है नीचे में। ठीक है, देखिए फिगर के अनुसार सही था। ठीक है, आपका ये तीन ही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब नीचे नहीं गया है। क्या बच्चों समझे? यहाँ पे ये जो है फिगर वो नीचे नहीं गया है। ठीक है, आपका ऊपर से ही छू कर सिर्फ लाइन को और चला गया है। अब लाइन को छुआ तो एक ही बार टच किया ना, यहाँ पे आपका एक बार छू कर चला गया, फिर यहाँ पे भी एक बार छू कर चला गया। तो समझ गए इस बात को कि इसका हमको क्या करना था, और ये प्रश्न यहीं पे सोल्व हो गया। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप लोग इससे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हो तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक आपको दिया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे समझाए हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए, जय भारत, वंदे मातरम।